गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी हम होंगे कामयाब, उस सीरीज का अगला लेक्चर है कि हम अब GS3 का जो सिलेबस है हमारे मेंस का उसको डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे किस प्रकार से हमें कौन कौन से सिलेबस को कहाँ से पढ़ना है, कौन से हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए, किस तरीके से डायमेंशन क्रिएट करनी है। क्योंकि GS3 एक इम्पोर्टेंट ऐसा पार्ट है जो कम्प्लीटली एकदम जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं एकदम, जैसे कि पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी, लॉ, तो इनमें थोड़ी सी भाषा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें हम जो जनरल टर्म्स में जो भाषा लिखेंगे तो उससे हमें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस पेपर को थोड़ा सा हम डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये हम होंगे कामयाब जो सीरीज चल रही है तो उसी का एक अगला पार्ट है। ठीक है, तो ये सीरीज क्यों चलाई हमने उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज में आपको ये बेनिफिट होंगे, आपने पहले के वीडियो देखे होंगे। उसके बाद जो इस सीरीज के जो हमारे इंस्पिरेशन है लिंकन सर, जिन्होंने बताया था कि जो भी हम 6 घंटे के अंदर यदि कोई काम करना है तो उसका 3-4 घंटा जो मेजर पार्ट है हमें स्ट्रेटेजी बनाने में करना चाहिए। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बात बोली थी कि आपको गेम खेलने से पहले गेम के सारे रूल पता होने चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद में ये थोड़ा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और अब हम आज का जो हम GS3 का जो पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये इस पार्ट इस के अंदर वापस जैसा GS1 के अंदर हमने देखा था कि इसमें 2 तो सब्जेक्ट बड़े होंगे हमारे। ठीक है, तो इसमें केवल 7 ही क्वेश्चन आते हैं जो 10 मार्कर आते हैं। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड योगा है, दूसरा जो अपना साइकोलॉजी है, तीसरा लॉ है, इनके अंदर जो छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन GS3 की क्या खास बात है? ठीक है, GS3 अब हर पेपर की कुछ खास बात देखी हमने। जैसे GS1 की कुछ खास बात थी, GS2 था तो उसमें तीनों जो सब्जेक्ट थे बड़े थे, तो ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम था और किस तरीके से सिलेबस को अरेंज किया उन्होंने। जैसे एक ही नाम लगातार रिपीट हो रहा था, जैसे माउंटेन माउंटेन माउंटेन, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी, यहाँ भी, और ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी वो रिपीट हो रही थी। लेकिन ये पेपर है इसका रिपीटिशन भी बहुत कम है। आप देखोगे कि पॉलिटी के अलावा इसका ना जो प्रीलिम्स के अंदर रिपीटिशन है वो काफी कम है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से भी काफी कम क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो कोई 1-2 ऑर्गेनाइजेशन का पूछ ले, वरना आरपीएससी ज्यादातर प्रीलिम्स के कोई क्वेश्चन पूछती नहीं है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी प्री में नहीं है, स्पोर्ट्स एंड योगा में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। स्पोर्ट्स से यदि कोई प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आता है तो स्पोर्ट्स जो पर्सन इन न्यूज होता है उसी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। या उसके बाद साइकोलॉजी भी नहीं है, लॉ भी नहीं है। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसकी प्रीलिम्स के साथ ओवरलैपिंग नहीं है। तो इसको आप अभी के समय इस जो हम पढ़ रहे हैं इसको पूरा स्किप कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स पॉलिटी भी हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं और मेंस के लिए पढ़ते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा अलग होते हैं। तो आप इस पोर्शन को अभी के लिए स्किप कर सकते हो क्योंकि एग्जाम काफी पास में है। लेकिन ठीक है, इसका आप मटेरियल देख लीजिए कहाँ कहाँ से मटेरियल आपको पढ़ना है और उसका करना है। दूसरा ये जो है इसमें टेक्निकल लैंग्वेज की जरूरत है। टेक्निकल लैंग्वेज कौन से सब्जेक्ट? जैसे पॉलिटी आप जनरल टर्म्स में नहीं लिख सकते, उसकी जो स्पेसिफिक टर्म्स है, फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, या फिर पार्लियामेंट्रियन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो उनके आपको वो वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। तो इस पेपर में टेक्निकल लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है। सेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ के अंदर भी सेम है और साइकोलॉजी के अंदर भी सेम है। इनके अंदर यदि आपने थोड़ा सा भी जनरल भाषा के अंदर लिखने की कोशिश की तो इस पेपर में आपके नंबर काफी कम आएंगे। तो आप अपने जो सीनियर्स हैं, टॉपर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करोगे तो GS3 के अंदर काफी कम नंबर मिलते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जो गलतियां, नॉर्मल गलतियां हो रही हैं उनको रोक सकते हैं। तो इसके 2 चीजें इस पे की है कि एक तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, दूसरा प्रीलिम्स के साथ ओवरलैपिंग नहीं है, तीसरा हम देखेंगे कि इसके अंदर टेक्निकल लैंग्वेज की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप कि ये जो यहां तक जो पार्ट है, ठीक है, सिंपल प्रीलिम्स के अंदर सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, ये कोई भी दिक्कत नहीं है इसका। तो इस वाले पार्ट को, और पहले सोर्सेज की बात करें तो पहला सोर्स होगा लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की बुक से ही आपको ये सारा पॉलिटी वाला पोर्शन है उसको कवर करना है। सेकंड सोर्स क्या होगा आपका?
करंट अफेयर, क्योंकि आप जनरली जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना तो वो करंट अफेयर जो चल रहा है ना, जैसे कि आज कोई न्यूज आई, पीएम के पद का कोई सम्मान, पीएम का जो पद है उससे रिलेटेड कोई न्यूज आ गई, तो अब चांसेस है कि जो ये अपना मेंस का पेपर आएगा उसके अंदर पीएम के ऑफिस के ऊपर कोई क्वेश्चन बना देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2016 वाला जब पेपर हुआ था उस समय गवर्नर काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा था, ठीक है। तो गोवा के अंदर उस समय जो सरकार बनाई थी तो उसके कारण ना जो गवर्नर का पद था वो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने गवर्नर की जो ना मतलब कि जो स्व विवेकीय पावर होती है तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था क्योंकि वो चर्चा में चल रहा था। तो पॉलिटी का सबसे मेन है कि लक्ष्मीकांत से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो करंट अफेयर है आपका उससे आपको पता चलेगा कि इस साल कौन से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और करंट अफेयर के आपने यदि उसको लास्ट में कंक्लूजन टाइम पे या इंट्रोडक्शन में यदि आपने करंट अफेयर को बता दिया ना तो ये से मान लीजिए कि उस एग्जामिनर को आप बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दोगे, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया पहले ही। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से ना इन्होंने 3 बार इसका नाम दिया है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। सोर्स वही लक्ष्मीकांत में ये सारा का सारा पोर्शन है वो सारा कवर हो रहा है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए अब ये जो मेंस की नजर से कैसे पढ़ना है, जैसे पार्लियामेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट की कौन कौन सी मतलब कि सेशंस होते हैं, कौन कौन से बिल पास करवाए जाते हैं, ग्रांट्स कौन सी होती है, जो अध्यक्ष है जो अपना उसकी क्या पावर होती है, कितने सेशन होते हैं, बजट की कैसे आता है। इस तरीके से आप इसको एकदम कंपार्टमेंटलाइज कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। क्या होता है कि पॉलिटी का हमें नॉलेज काफी ज्यादा होता है, हम सबसे ज्यादा यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन हम ये एग्जैक्ट नहीं बता पाते। जैसे कि इस बार क्वेश्चन आ गया था, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया था वो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आपको क्या क्या खामियां नजर आती हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट यदि कवर नहीं किया हुआ तो बच्चे इसमें काफी ज्यादा घबरा गए थे और कुछ अच्छा आंसर नहीं लिख पाए थे। लेकिन हमें क्या करना है कि उसका बेसिक प्रोसेस हमें पता होता ना तो ये कोई इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार की जाती है। अब उसके अंदर कोई कमी हो सकती है तो हम क्या बताएंगे कि उसके अंदर, और अब जैसे एक रिमूवल के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज होती है तो उन दोनों कॉलेज के अंदर फर्क होता है। तो आप ये पहला बता सकते हो कि जब जो सिलेक्ट करते हैं वो हटाते क्यों नहीं है, ये प्रोसेस तो गलत है। दूसरा आप बता सकते हो कि उसके अंदर जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले, उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ये इस चीज के बारे में बता सकते हो। फिर अब वोटिंग हो गई, फिर उसमें वो ABCD उसमें किसका नाम है उसको आप प्रायोरिटी वाइज अरेंज करते हो। इतना टिपिकल सा सिस्टम हो जाता है कि जो लोकल जो हमारे लोग हैं उनको तो समझ में ही नहीं आता कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या है। लोकल लोग क्या, जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आप इसको बता सकते हो कि एक टिपिकल प्रोसेस है। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर तो हर चीज वो होनी चाहिए ना जो नागरिकों को समझ में आए, लेकिन इन्होंने इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तीसरा आप बता सकते हो आप वोट देते हैं तो वोट देने वाले टाइम पे क्या होता है कि ना सारे पार्टी लाइन पे उसको वोट देने लग जाते हैं। तो हमने इस सिस्टम को क्यों चूज किया था, वरना तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था वो भी हम सीधा ही करवा देते, मतलब पार्टी का करवा देते कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया और एक कांग्रेस ने कर लिया, फिर उसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। लेकिन हमने ये सिस्टम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम क्यों चूज किया था, क्योंकि हमें इस पे पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं लाना था अपनी राष्ट्रपति की पोस्ट पे। लेकिन हमने फिर भी आज भी जो चुनाव लड़े जाते हैं वो किस पे लड़े जाते हैं, पार्टी लाइन्स पे लड़े जाते हैं, कास्ट लाइन पे लड़े जाते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी, तो जो पार्टी सिस्टम को हमें दूर रखना था वो पार्टी सिस्टम भी उसके अंदर आ गया, ठीक है। फिर आप इसमें मतलब ये अलग अलग प्रकार का ये बता सकते हो फिर कि जो इसमें डेमोक्रेसी की जो हाईएस्ट पोस्ट है, आप बोलते हो कि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, तो इसमें आपके लोगों की जो विश है उसको भी तो कंसिडर करना चाहिए। लेकिन लोगों की विश को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे 2003 में जब वो APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, सब लोग चाहते थे कि वो वापस से राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी जो लोगों की विश थी उसको कोई कंसिडरेशन नहीं किया गया। तो ये 4-5-6 लिमिटेशन थी, 5 नंबर का क्वेश्चन था, आराम से लिखा जा सकता था। लेकिन ये सारी चीजें अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो चीजें लिखी जा सकती थी, नॉर्मल चीजें थी, कोई ऐसे हाईफाई चीजें नहीं थी। लेकिन क्यों, क्योंकि इसकी पूरी जो प्रोसेस थी ना वो ध्यान में थी। तो आप उसके साथ एसोसिएट करके कमियां बढ़िया जो कमियां हैं वो बता सकते हो, उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं वो बता सकते हो, चैलेंजेस बता सकते हो। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स है ना उनकी तैयारी जैसे आज तक आपने की थी ना उससे थोड़ा हटके करना। कैसे आप हटके, जैसे कि आप जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखा, ठीक है, तो उसकी 5 से 7 सब हेडिंग्स 10 सब हेडिंग्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए
कि ये सिलेक्शन कैसे होता है, रिमूवल कैसे। वैसे जो लक्ष्मीकांत है ये टॉपिक्स उसी फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन आपको उसमें लक्ष्मीकांत में ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में दिया होगा कि रिमूवल ऐसे ऐसे होता है, तो आप उसको लिख लीजिए 1 2 3 4, केवल 4 ही तरीके होते हैं जिनमें रिमूवल किया जा सकता है। इसके पास ये पावर होती है, इसके पास ये 4 या 5 पावर। अब यूपीएससी की ये जो इलेक्शन कमीशन की 10-12 पावर दी हुई है, तो उनको आप ना मतलब कि 5-7 पावर को देख लीजिए कि ये पावर्स मेरे को लिखनी है। अब उनको कैटेगराइजेशन कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर्स हैं वो बिफोर इलेक्शन क्या होती हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन क्या होती हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन है ना मतलब जो वर्क फोर्स है उससे रिलेटेड क्या पावर होती हैं, इलेक्शन से रिलेटेड क्या पावर होती हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड क्या पावर होती हैं। इलेक्शन से पहले उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, प्रचार करने की जिम्मेदारी होती है, इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की जिम्मेदारी होती है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप एक कैटेगराइजेशन कर लीजिए इन टॉपिक्स का। आपको पता सब है, लेकिन उनको बेस्ट पॉसिबल वे में वहां पे डिलीवर करना है। ये इस पेपर का चैलेंज है। तो अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे ना, वो नॉलेज आपके पास पॉलिटी का काफी ज्यादा सफिशिएंट होगा, लेकिन आप उसको एक एक पेज पे से कैटेगराइजेशन कर लोगे तो ये काफी अच्छा होगा। बाकी इसमें सारे टॉपिक एकदम नॉर्मल है, बस ये वाला जो टॉपिक है नीचे पॉलिटिकल डायनामिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो मैं इसको स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स है ना हमें। तो अब देखिए, ठीक है। अब ये देखो पॉलिटिकल डायनामिक्स, ये टॉपिक हम कहां से करेंगे, ठीक है। तो इसमें रोल ऑफ कास्ट क्या है, रिलीजन का क्या रोल है, क्लास का क्या रोल है, एथनिसिटी का क्या रोल है, लैंग्वेज का क्या रोल है, और जेंडर का। तो इसमें अब इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक चैप्टर दिया हुआ है। उसके अलावा इस पे एक डिबेट, काफी ज्यादा अच्छी डिबेट्स हैं, वो हमारे MHRD के चैनल पे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप ये सीधे डालोगे ना रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो उसके ऊपर MHRD के लेक्चर्स हैं आधी घंटे के। तो उन लेक्चर्स को आप ना एक बार है ना मतलब देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लोग वोट देने जाते हैं, तो किस तरीके से पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करते हैं। अब पॉलिटिक्स में भी आप सब कैटेगराइजेशन कर लीजिए कि इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, कि मतलब कि पार्टी फॉर्मेशन में क्या है, फिर पार्टी वोटिंग जो सिस्टम होता है उसके टाइम पे बिहेवियर कैसा रहता है, फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम पे बिहेवियर कैसा रहता है, फिर जो मिनिस्टर की पोस्ट अलॉट होती है उस टाइम पे ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारे के सारे फैक्ट। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। जैसे कास्ट आ गया तो अजगर का एग्जाम्पल दीजिए आप, ठीक है। रिलीजन बेस्ड आ गया तो ओवैसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लास बेस्ड आ गया तो मजदूर किसान संगठन, जो ये ऐसी जो पार्टीज है, कुछ मतलब पार्टीज जो मजदूरों के लिए होती हैं, कुछ लेबर पार्टीज लड़ती हैं, कुछ जैसे उन सब का आप ध्यान दे सकते हो। एथनिसिटी बेस्ड आ गया तो राजस्थान के अंदर जैसे ट्राइबल पार्टी है उसके आप बता सकते हो। लैंग्वेज के बेसिस पे आ गया, कई जो साउथ इंडिया के अंदर है ना द्राविडियन जो कल्चर है उसको बचाने के लिए आए हैं। तो जेंडर के अंदर आ गया तो कई पार्टीज है ना महिलाओं के लिए ना मतलब जैसे 33% रिजर्वेशन वाला प्लान लेके आते हैं या कई स्कीम निकालते हैं, तो वो अपने आप को शो करना चाहते हैं कि हम महिलाओं के फेवर में हैं। तो उनका एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए। तो आप एनालिसिस करते जाओ, उसके साथ साथ जो करंट के एग्जाम्पल्स हैं और इसमें जो करंट के न्यूज है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर यदि बिल लेके आती है वुमेन रिजर्वेशन का, तो आप उसको बता सकते हो देखो इंडियन पॉलिटिक्स में जेंडर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे। तो इस तरीके से आपको इन सब के एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल होने चाहिए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये आपको टॉपिक लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती है, नेशनल पार्टी कौन सी, स्टेट पार्टी कौन सी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कौन सी, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या फायदा है, कौन कौन सी कितनी पार्टीज है, इलेक्टोरल बिहेवियर। ये टॉपिक भी आपको थोड़ा सा ना मतलब कि खुद से जनरल सेंस देखना कि हम वोटिंग देते टाइम है ना किस चीज को ध्यान में रखते हैं। एक तो यही फैक्टर रहेंगे सारे के सारे। उसके अलावा ना उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी क्या फैक्टर है और उस सरकार की परफॉर्मेंस से आप कितना खुश हो, आपके लिए उसने क्या किया है, स्टूडेंट के लिए क्या किया है, रोजगार देने के लिए क्या किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या है। तो इस टॉपिक को आप ना मतलब सोचते रहिए और एक अपना नोट्स रखिए, एक पेज लिखिए, उसमें लिखते रहिए। आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ते समय से लगे हाँ यार ये चीज भी तो इलेक्शन को इफेक्ट कर रही थी, वो इसमें लिखते जाइए। और यदि किसी का फिर भी नोट्स तैयार नहीं हो तो मेरे को बता सकते हैं, मैंने इसका काफी अच्छा नोट्स तैयार कर रखा है, ठीक है। फिर सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। अब सिविल सोसाइटीज क्या होती हैं, ये ऐसे टॉपिक है जिनको हम छोड़ देते हैं और जब इसे 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वहां पे जिसको पता है ये काफी सिंपल है। सिविल सोसाइटीज जैसे एनजीओ टाइप में हो गया,
कुछ होते हैं और वो कुछ मूवमेंट्स करते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, फिर ऐसे ही ना अभी तमिलनाडु के अंदर जब वेदांता प्लांट था उसके खिलाफ काफी विरोध हुआ था। उसके अलावा ना मतलब कि हम नियामगिरी हिल्स में भी वैसा विरोध देख चुके हैं। तो ऐसे 3-4 एग्जांपल्स आपके पास ऐसे रहने चाहिए और उसमें आप बता सकते हो कि क्यों क्यों विरोध हुआ, क्या क्या सिस्टम है। इश्यू रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, तो ये इंडियन जो आईएएस के अंदर इंडियन सिक्योरिटी का जो पूरा पोर्शन है उसको केवल एक नाम के अंदर समराइज कर दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब वो कुछ भी पूछ लेगा इंडियन सिक्योरिटी में, नक्सलिज्म पूछेगा, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पूछ लेगा, कुछ ड्रग्स से रिलेटेड पूछ लेगा, साइबर क्राइम पूछ लेगा, जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ लेगा, ये रीजनलिज्म के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर तो ये सब कुछ ही आ गया। ठीक है, तो ये टॉपिक आप खुद से तैयार मत कीजिए, इसमें ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो आपके जो सीनियर जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप उनके शॉर्ट नोट्स ले लीजिए। यदि वो भी नहीं मिलते हैं तो आप ना पतंजलि आईएएस में कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं मेरे जो इंटरनल सिक्योरिटी के शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, फिर एरियाज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये एकदम करंट अफेयर का टॉपिक है। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में बहुत कुछ आता है, पानी के लिए लड़ाई होगी वो भी इसमें है, जो कृष्णा कावेरी के विवाद चल रहे हैं वो इसमें, फरक्का बैराज का विवाद चल रहा है वो इसमें। तो ये पोटेंशियल एरिया तो कुछ भी हो सकता है, कम्युनलिज्म वगैरह, ये सारे टॉपिक जो भी विवाद में है। तो ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर से आपका अच्छा होगा, तो इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि यहाँ से 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से 3-4 नंबर की लीड इसमें बना सकते हो। यही सारे के सारे टॉपिक हमारे लिखे हुए हैं। अब स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, हम राजस्थान में रहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इन सारों का सिस्टम का अपने को पता ही रहता है। पंचायती राज वगैरह है ये तो हमारे लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी, डेमोग्राफी वगैरह है तो ये आप ना मतलब कि किसी भी कोचिंग का जो नोट्स है ना उसको उठाओ और वहां से ये कर लो, या फिर जो दक्ष की बुक आती है उसमें भी छोटी सी हिस्ट्री दी हुई है तो वो वहां से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आएगा तो वो आप ना इजीली वैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको इतना नॉलेज होता है इस चीज के बारे में। ठीक है, अब ये जो नीचे पोर्शन है वो पूरा आईआर का पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये पोर्शन है। तो इस पोर्शन को आप कवर कैसे करोगे? ठीक है, या तो आप जैसे यूपीएससी के जो एग्जाम हो रहे हैं तो उससे पहले आईआर की पूरी बुकलेट आती है। तो जैसे हमारा एग्जाम कब होगा? फरवरी मार्च के अंदर होगा एग्जाम। ठीक है, फरवरी मार्च के अंदर होगा, उससे पहले यूपीएससी का एग्जाम जनवरी के अंदर हो जाएगा। तो वो कंपाइलेशन आएगा उनका करंट अफेयर जो इंटरनेशनल रिलेशन का, वो कंपाइलेशन कर सकते हो। या फिर आप करंट अफेयर को डेली, जो आईआर का जो करंट है ना उसको डेली फॉलो करो कि आज तुर्की ने क्या किया, आज मलेशिया ने क्या किया, अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन है, पंजशेर वैली में क्या चल रहा है, तालिबान क्या करना चाहता है, ईरान तालिबान के बीच में क्या दुश्मनी है, चाइना क्यों चाहता है तालिबान का फेवर कर रहा है, रशिया यूएस के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो वो आपके एक टाइम के बाद एकदम नॉर्मल सा लगने लग जाएगा इंटरनेशनल। एक साथ ही आप तैयारी करोगे तो आप उसकी उतनी डायमेंशन के बारे में सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है इनका जो आपको यदि बेसिक्स करना है कि ये कॉलोनियल वार एरा, यूएस हेजेमनी, तो इसके लिए देखो एक तो एनआईओएस के बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे आपको, या फिर आपकी एनसीईआरटी में भी जो 12th क्लास की पॉलिटिक्स की बुक है उसके अंदर ये दिया हुआ है। यदि ये फिर भी नहीं करने चाहो और यदि आपको रेडीमेड नोट्स चाहिए तो ये भी मुझे बता देना, मैं इसको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें इन सब के बारे में लिखा हुआ है कि यूएस की हेजेमनी कैसे आई थी, तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये आप वैसे एनसीईआरटी से आपका ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो जाएगा। और जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्रेक्जिट वाला क्वेश्चन आया था, तो आईआर हमेशा क्या होता है, इतना डायनामिक सब्जेक्ट है ना, तो उसमें जो पीछे वाला जो है उनसे एक आधा ही कोई क्वेश्चन आता है तो आता है, तो उनपे और इतना लंबा आईआर हो जाएगा तो आप उसको तैयारी करने से कोई सेंस नहीं बनता। तो जैसे कि अब म्यांमार के अंदर है ना, मतलब कि मिलिट्री ने कूच कर दिया। ठीक है, तो अब म्यांमार में 1948 में क्या था, 1950 में क्या था, 1970 में क्या था, उससे कोई सेंस नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और यदि उससे बनेगा तो सभी का गलत होगा, फिर वो सभी उसमें हर कुछ ही लिख के आएंगे। लेकिन जो करंट है वो तो सबको तैयार है कि उसमें अब उसमें क्या पूछेंगे, क्या म्यांमार का जो मिलिट्री कूच हुआ है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन होनी चाहिए, इंडिया ने अपना क्या स्टैंड लिया था, या इंडिया के इस पे क्या इंप्लीकेशन होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये पूरा करंट अफेयर है। ठीक है, यदि चांस मिलेगा तो ये करंट अफेयर में ही आपको ये पूरा पोर्शन है ना, जब आपका एग्जाम होगा उससे थोड़े दिन पहले, ताकि इसमें कोई ऐसा नहीं हो आज मैं इसको करंट अफेयर को बता गया आपको तो फिर क्या होगा कि वो 4-5 महीनों का नया ऐड हो जाएगा तो आपके नोट्स खराब जाएंगे। तो एग्जाम से जस्ट पहले तक है ना जो भी अपडेट हुए हैं
उनको इस पोर्शन से करना है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने यदि क्वेश्चन देखें, ब्रेग्जिट पे क्वेश्चन आया था, साउथ चाइना सी पे क्वेश्चन आया था, तो वो सारे के सारे ऐसे ही थे जो न्यूज़पेपर के अंदर अच्छे खासे टॉपिक्स चल रहे थे। तो करंट का हम जब डिस्कस करेंगे तब हम इसको उस एकदम डिटेल से बता दूंगा कि ये पोर्शन हमें कहाँ से क्या क्या करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मतलब कि जो आरएस का सिलेबस है उसमें से सबसे छोटा पार्ट है और इसमें 65 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको और इतना समझने में आपको ज्यादा चैलेंज भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्री में भी ये टॉपिक आ रहे हैं, पॉलिटी के टॉपिक आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो जैसे कि आप कलेक्टर का रोल, तहसीलदार का रोल, पटवारी का रोल, ये तो आप वैसे भी जानते हो यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करने आए हो। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रशासन में थोड़ी बहुत रुचि रही है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप वैसे ही जानते हो। तो इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इसका सोर्स मैं बताता हूँ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी की आती है ना, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत भी आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। उसमें जो ओरिजिनल कंसेप्ट दिए हुए हैं, बाकी जैसे आरपीडी वगैरह की जो बुक चल रही है ना, उसी में से कुछ काट काट के दिया हुआ है, तो उसमें यार कुछ गड़बड़ हो जाती है। आप ओरिजिनल सोर्स से ही पढ़ो, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि उसमें पूरी इतनी मोटी बुक है, लेकिन उसमें से पूरा पोर्शन तो आपको पढ़ना नहीं है। जो जो पोर्शन आपको पढ़ना है ना, वो आप वहां से पिकअप कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे आरबीडी की बुक है या किसी कोचिंग के अंदर आपको नोट्स मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई नए एग्जाम्पल है, क्योंकि लक्ष्मीकांत सर ने तो वो किताब लिख दी थी, उसके बाद उसके अपडेट नहीं हुए, तो उसमें थोड़ा करंट का कुछ एस्पेक्ट नए ऐड करने या कुछ करना है, तो वो वहां से आप अलग बुक से कर सकते हो, लेकिन जो फाउंडेशन है ना, वो आप उसी बुक से लो। तो ये सारा जैसे कि इवोल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज ए सब्जेक्ट कैसे हुआ है, वो सारा लिखा हुआ है उसमें। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और ये थ्योरीज ऑफ पब्लिक, ये डायरेक्ट सीधा आपको सब दिया हुआ कि फ्यूल का क्या था, हेनरी मैन का क्या था, टेलर की क्या थ्योरी थी, एकदम सीधा दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो पूरा सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस जो ये एक टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोग सोचते हैं कि यार एक टॉपिक तो लिखा हुआ है, वो थ्योरीज पढ़ना ना इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। मतलब इस पूरे सिलेबस की जान ही ये एक टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये आगे है ना, पावर कंसेप्ट, अथॉरिटी का कंसेप्ट, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, ये क्या है, प्रिंसिपल्स है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कुछ टूल्स है ये, और ये सारे थ्योरी के अंदर दिए हुए हैं। जैसे पावर अथॉरिटी वेबर देके गया था, तब आप वेबर को यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो पावर अथॉरिटी को समझ लोगे। वेबर के अंदर ही उसके अंदर बताया होगा कि वेबर को दूसरे के साथ कंपैरिजन करके बताया होगा, तो पावर के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर एक दो डायमेंशन बचते हैं, उनको आप कर लेना कवर। तो आप जैसे डेलीगेशन है, डेलीगेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है ना, कई थिंकरों ने बताया, तो वहां से जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना, तो ये टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। ये टॉपिक क्यों? ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हायरार्की, स्पान ऑफ कंट्रोल और यूनिटी ऑफ कमांड। तो आप देखोगे ये जो फ्यूल है वो इन सब के बारे में बात कर चुका है। तो वहां जब आप उनको अच्छे से कर लोगे ना इन थ्योरी को, तो ये सारे पार्ट हो जाएंगे। अब मैंने जनरली ये देखा है कि मतलब कि कोचिंग का जो मटेरियल है उसके अंदर उन थ्योरीज को तो एकदम जल्दी जल्दी से उनकी रान काट दी है, फिर ये जो आगे वाला पोर्शन है उसके ऊपर मतलब कि ऐसे ही नोट्स बना दिए। तो एक है ना, मतलब हमारे अंदर है ना पूरे सिलेबस की इंटीग्रिटी टाइप में नहीं दिखता है। तो आप जो थ्योरीज है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको अच्छे से कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन आए थे, नियो क्लासिकल जो थ्योरीज है उनके लिए बेसिक ना अजम्पशन क्या होगा, और जो ना मतलब कि इसकी फिलोसॉफी ऑफ न्यू मैनेजमेंट क्या है। तो मतलब जो क्वेश्चन है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2016 का जो पेपर था ना, वो काफी सिंपल था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। लेकिन अब थोड़ा डीप पेपर आ रहा है, तो इस जो थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर आपको जरूर फोकस करना है। और मेरे हिसाब से अब इसमें 10 नंबर वगैरह के क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो यहाँ से बढ़ेंगे, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वगैरह। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको इकोनॉमिक्स के अंदर वैसे भी कवर करोगे, लेकिन अब इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। इंडिया मतलब कि इंडिया में क्या रूल आया था, उसके क्या नुकसान थे, क्या नहीं थे। और ये सोशल CSR प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो राजस्थान के CSR के आपको 2-4 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, इंडिया वालों के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कोई बेस्ट मैनेजमेंट टाइप में, ठीक है। अब ये जो न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये चीज है ना, मतलब आपको कहीं भी किसी बुक से आप वैसे तो पिकअप कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपके करंट अफेयर से और आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी ना उससे। अब जैसे ई गवर्नेंस आ गया, अब जैसे कि मतलब आज अब स्वामित्व ऐप आई थी कुछ दिनों पहले, ठीक है, पीएम मोदी जी थे, उन्होंने लॉन्च की थी। तो अब देखिए स्वामित्व ऐप आई थी, उसमें अब क्या हो गया, जो लैंड रिकॉर्ड था ना उसको आपने एकदम डिजिटल कर दिया। अब डिजिटल कर दिया तो वो पब्लिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है,
अब उसकी नई डायमेंशन आ गई वो, तो ये तो एक बढ़ने वाला पोर्शन है। तो आप जैसे कि आप किसी ने बुक लिखी 2005 के अंदर, वही बुक आज तक चल रही है, तो वो 2005 की जो नई डायमेंशन लिखोगे ना तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपको 5 में से 3 नंबर देगा क्योंकि वो भी गलत नहीं है, वो भी डायमेंशन तो है ही। लेकिन आप जो करंट का जो एग्जाम्पल्स वगैरह डाल दोगे ना तो शानदार मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब फिर नया टॉपिक क्या है इसमें, फाउंडेशनल एंड जो फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ये जो पोर्शन है वो इथिक्स का पोर्शन था, आईएएस के इथिक्स के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है और सीधा इन्होंने यहाँ पे इसको पिकअप कर दिया। तो मैंने जैसे बताया था कि धर्मेंद्र सर के जो नोट्स हैं आप वो पढ़ोगे तो उसके अंदर ये टॉपिक पूरा एकदम आराम से करवाया हुआ है। सारी वैल्यूज के बारे में आपको पता है, उनका क्या यूज होता है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो उसमें तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ये लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपना पॉलिटी के अंदर पूरा दिया हुआ है। तो रिट वगैरह हम जो सिस्टम पढ़ते हैं कि रिट से किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, बजट के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं, क्वेश्चन आवर के थ्रू कैसे करते हैं, जीरो आवर में कैसे करते हैं, सारा पॉलिटी के अंदर दिया हुआ है। बस उसी टॉपिक का एक रिपीटिशन है ये। तो देखो आपको सिलेबस थोड़ा छोटा लगने लग जाएगा, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक तो रिपीटिशन है। प्री के अंदर भी जब हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आपको ना इस टॉपिक को ना एकदम अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ राजस्थान, जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल, ये स्टेट सेक्रेटरी, ये सारे के सारे पॉलिटी के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पहले ही बात की थी हमने कि ये सारी चीजें जैसे कि रोल ऑफ डीसी वगैरह, सब डिविजनल पुलिस, तहसीलदार, ये सारे के सारे हम जानते हैं। तो इनको बस क्या है कि इन टॉपिक्स के देखिए पूरा का पूरा, ये तभी मैं इसको बोल रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी छोटा है, क्योंकि ये सारे टॉपिक, ये ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह है और ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन सब के बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको केवल अरेंज कर लेना है और कुछ करंट अफेयर में कुछ ऐसा चल रहा हो तो उस चीज के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि आप आरपीएससी के ऊपर ही मानो कि क्वेश्चन आ गया, तो आरपीएससी के ऊपर जो बेसिक है डिटेल वो सारी बता दी। उसके बाद आप ना बता सकते हो कि आरपीएससी जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्फ्यूजन कर रही है और टेक्नोलॉजी से ही कॉपियां चेक, जो मतलब डिजिटल कॉपी चेकिंग है, वो इसका एक नया इनिशिएटिव है जिसको काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है। तो इस तरीके से आप उसको मतलब लास्ट में ना कुछ करंट अफेयर वगैरह से ऐड कर सकते हो। अब जैसे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उसके बारे में आप जब लिख रहे हो तो गारंटी एक्ट के बारे में लिख दो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे ना एसएसओ आईडी के थ्रू हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जन सूचना पोर्टल के थ्रू हम मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो दोनों ना मतलब इसी का एक आगे वाला वर्जन है। ठीक है, तो उनको इससे कनेक्ट कीजिए। बेसिक्स आप पॉलिटी से ये सारे के सारे कर लोगे और उसको थोड़ा सा करंट में इंक्लूड कर देना, बस ये हो जाएगा अपना इसमें पूरा सिलेबस में। ठीक है, अब आ जाओ अगला टॉपिक। ये टॉपिक छोटा है, इसमें 2 मार्कर और 5 मार्कर ही क्वेश्चन आएंगे, तो 10 मार्कर के हिसाब से कोई इसको तैयार नहीं करनी है। ठीक है, स्पोर्ट्स पॉलिसीज ऑफ राजस्थान आप देख लेना, 3-4 स्पोर्ट्स पॉलिसीज है और उसमें कौन कौन सी काउंसिल बनाई थी, 1952 में क्या हुआ था, अपने कौन कौन से स्टेडियम्स है, ये सारी चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। और इसमें आरबीडी की जो बुक आती है ना यार, उसके अंदर काफी अच्छे से कवर किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो शायद सफिशिएंट है। और इस बार थोड़े क्वेश्चन लास्ट ईयर टफ आ गए थे, तो उस हिसाब से इस बार जब अपडेट होके आएंगी किताबें तो उनमें ये सारी चीजें ना ऑलमोस्ट ना कवर हो जाएंगी। और जैसे कुछ कुछ टॉपिक है उनका तो हमें पूरी अच्छी इंफॉर्मेशन वैसे भी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, ये तो आप सीधा सर्च कर दो, इसकी साइट ही आ जाएगी, यहीं से इसके अबाउट हिस्ट्री वगैरह सारा मिल जाएगा। नेशनल अवार्ड वगैरह इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, अर्जुन अवार्ड की तो हमने द्रोणाचार्य, और अब इसको तो राजीव गांधी खेल रत्न का तो नाम चेंज कर दिया है, तो इस साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये जरूर पूछ लेंगे। तो जो अवार्ड मिले ना, ये अवार्ड कब मिलते हैं, इस अवार्ड में क्या क्या मतलब कि मिनिमम कंडीशन रखते हैं, इस साल ये अवार्ड किसको मिला और इसमें क्या क्या प्राइजेस दी जाती हैं, वो सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो अवार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता ना, तो रिवर्स करके क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि मानिए कि ना 2019 में उस टाइम पे जब हम तैयारी कर रहे थे तो विराट कोहली और मीराबाई चानू को ना उस टाइम पे राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड मिला था उस टाइम पे, तो वो अब क्या करेंगे कि मीराबाई चानू के बारे में पूछ लेंगे। तो जिन जिनको अवार्ड मिला है ना इस साल, जो मेजर अवार्ड है, तो उन अवार्ड मिले हुए जो प्लेयर्स है ना उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, अब योगा द पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, और ये जो पोर्शन है ना, ये वापस धर्मेंद्र सर के नोट से ही आपको करना है। ठीक है,
क्योंकि ये एक फिलोसॉफी का टॉपिक है, ठीक है। इसमें योगा का जो थोड़ा सा मतलब जो हम सोचते हैं योगा जो प्राणायाम वाला है वो उसका एक पार्ट है, बाकी जो उसके अलग अलग पार्ट है, साधना वगैरह, ध्येय वगैरह है, तो उसके लिए आप धर्मेंद्र सर के नोट्स पढ़ लीजिए, या आके मैंने जैसे बताया गीता और गांधी पढ़ना है, वैसे ही योग एक और टॉपिक है जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर जो एमिनेंट प्लेयर्स में तो ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एड इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन की जो बुक आती है 12th क्लास की, वहां दिया हुआ है। 9th और 10th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की जो एनसीईआरटी आती है वहां भी दिया हुआ है। ओलंपिक्स वगैरह का इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक बहुत चर्चा में रहेंगे, तो इनकी हिस्ट्री वगैरह ना आपको आराम से मिल जाएगी, हमने कितनी बार पार्टिसिपेट किया। अब से पहले तक ना 28 मेडल जीते थे, 7 इस बार जीत लिए, 35 मेडल हो गए। उन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो, पैरा ओलंपिक्स में मतलब ओलंपिक्स में हम अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, क्या क्या लेकुनाज है, अपनी क्या पॉलिसी आई, टारगेट ओलंपिक पोडियम जो स्कीम लेके आए थे वो कितनी सक्सेसफुल रही, इस बार मेडल जीतने में उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा, उसमें क्या क्या खामियां थी, वो सारे टॉपिक हम यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले जो बिहेवियर वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये जो बिहेवियर वाला पार्ट है ना, देखो ये सारे के सारे टॉपिक मैंने देखा कि एग्जैक्ट 3 सोर्सेज से उठाए हैं, और उन तीनों सोर्स में ना इसका पूरा दिया हुआ है। एक तो NIOS के करना है, एक NCERT से करना है, ठीक है, और एक ना इग्नू से करना है, ठीक है। अब इनमें जाना कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, यहाँ से कुछ पिकअप करना, उसको मर्ज कर लेना, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि इसमें डायमेंशन है ना हम छोड़ देते हैं। हम पूरा टॉपिक तैयार करके गए, जैसे सोशल इंटेलिजेंस है तो उसके बारे में सारी चीजें तैयार करके गए, लेकिन जो पूछेंगे वहां से वो ही हम मिस कर जाएंगे, तो फिर लगता है कि यार इतना पढ़ने के बाद भी कोई सेंस नहीं बना। और इसमें जनरल जैसे कि क्वेश्चन आता है स्ट्रेस क्या है, तो उस पर जनरल कभी भी लैंग्वेज का यूज मत कीजिए। जो भी किसी थिंकर वगैरह ने जो लैंग्वेज दी है ना, जो डेफिनेशन दी है, वो सेम टू सेम लैंग्वेज का आपको ना इसमें यूज करना है। तो इन तीनों सोर्स का आपको यूज करना है और फिर आपका एक कंबाइंड नोट्स बनाना है। तो फिर जितनी डायमेंशन होंगी, मुझे नहीं लगता कि वो डायमेंशन है ना फिर छूटेंगी, और उनमें से जो क्वेश्चन आएगा आप सीधा करोगे और अच्छे खासे इसमें नंबर उठाए जा सकते हैं इस पार्ट में। अब आ जाता है अपना लो वाला पार्ट, ठीक है। लो वाले पार्ट में भी आपको लैंग्वेज का, जैसे साइकोलॉजी वाले पार्ट की भी एक बात कहूंगा कि उसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जनरल टर्म्स को यूज मत कीजिए। सेम टू सेम मैं लो के पार्ट में भी बोलूंगा कि ये बहुत टेक्निकल, और जो सब्जेक्ट को चेक करने आएगा वो कोई लो का एक्सपर्ट होगा, तो उसको जनरल भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें इनका जो एकदम नोट्स है, तो जो मतलब कोचिंग के जो नोट्स है ना उनसे पढ़िए, क्योंकि आप इतने बड़े एक्ट्स हैं, ये सारे एक्ट हैं, कोई 100 पेज का होगा, 150 पेज का होगा ना, तो आप उनको पढ़ सकते हो। तो इसमें आप क्या कि कोचिंग के नोट्स हैं, जितना भी उसको सिंप्लीफाई करके जो नोट्स आ जाए उनको पढ़ लीजिए। मार्केट में एक नोट्स चल रहे हैं, वो मैं ना मतलब अपलोड कर दूंगा किसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वो नोट्स काफी शॉर्ट हैं, 40-50 पेज के अंदर है ना पूरा इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा RBD की जो बुक आती है ना, वो भी इसमें आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी है ना ये सारी चीजें लगभग कवर रहती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखो ध्यान क्या रखना है कि अलग क्या कर सकते हो। ये जो नोट्स वगैरह हैं, अब देखो इसमें अलग करने में आप इन सब एक्ट को पढ़ने बैठोगे ना तो भी आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, और ये केवल 20 मार्क्स का है ना, तो ये इसकी प्रीलिम्स के अंदर कोई यूटिलिटी, केवल मेंस के अंदर इसका कुछ पार्ट आता है, और उसमें भी ना कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा टिपिकल आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा ये आए कहाँ से। तो इसमें मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनसे बेसिक से इतना कर लीजिए कि 20 में से आप ना 7, 8, 10 नंबर स्कोर कर सको। उसके बाद अलग करने के लिए आप ये देखिए उससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या है। लो हमेशा चर्चा में रहता है, जैसे अभी IT एक्ट है, ठीक है। IT एक्ट चर्चा में क्यों था, क्योंकि वो 66 श्रेया सिंगल वाला केस हुआ था, 66A को हटा दिया था। चलो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, कई साल हो गए, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले यदि हिंदू के अंदर हम देखें तो आर्टिकल आ रहा था कि 66A को हटाने के बाद भी ना पुलिस उसके अंदर है ना मतलब कि लगातार है ना मतलब कि उसके ऊपर केस दर्ज कराई जा रही है। तो CCTNS के जो डाटा थे हमारे, उसको हमने देखा तो 1700 से ज्यादा केस है ना मतलब कि 66A के ऊपर आए हुए थे। तो ये चीज आपको ना पता होनी चाहिए कि ये अभी ये चल रहा है। अभी IT के लिए ना मतलब गाइडलाइंस भी निकाली है, OTT प्लेटफॉर्म वगैरह वाली गाइडलाइंस है, तो आप उसको करंट अफेयर को ना उसमें इंक्लूड कर दीजिए। वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो है ना हमने WTO में ना मतलब वो जो WTO के अंदर हमने आवाज उठाई थी कि जो ये कोरोना वैक्सीन है उसके ऊपर जो IPR राइट्स हैं उसको रिलैक्स किया जाए। तो इस तरीके से जैसे IPR का कोई क्वेश्चन आए तो वो बात आप लिख सकते हो। वैसे IP नानी बनाई थी हमने,
ठीक है। तो उस चीज के बारे में आप इसके बारे में ना मतलब लिख सकते हो। ऐसे ही एक ना मतलब पेटेंट देने के लिए हमने पेटेंट जो हाईवे बनाया था उसकी बात भी आप कर सकते हो। तो करंट अफेयर का जब आप इसमें लिखोगे ना तो आप थोड़ा सा एडवांटेज है ना इसमें लेके चले जाओगे। ये वुमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ है ना क्या क्या क्राइम होते हैं, तो ये सारे एक्ट हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट 2006 वाला, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो ये पोस्को एक्ट है उसमें, अब पोस्को एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट हुए हैं तो इसको पूछने के ज्यादा चांस है। फिर ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड भी ना मतलब जो अमेंडमेंट हुए थे तो इनके बारे में, जिनके बारे में अमेंडमेंट हो गया ना जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो उसका चांस है कि उसको ज्यादा पूछे। और ये दो इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान का जो लैंड लॉज है और जो राजस्थान की जो टेनेंसी वाले एक्ट है उनका आप पूरा ना डिटेल स्टडी कीजिए। तो डिटेल स्टडी करोगे ना तो मैं आपको अभी तो मैं को एग्जैक्ट वो प्रोविजंस है कि कौन कौन से प्रोविजन, जैसे 91 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, 94 में क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो आप आर्टिकल 2 या 3 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है तो ज्यादातर तो वो डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि ये नाम है इसका मतलब क्या है, तो ये एक्ट के अंदर वो सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है कि वो एक्ट ना आप इसका ओरिजिनल कॉपी है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप पढ़ोगे ना तो उसमें से जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि ना डेफिनेशंस, तो डेफिनेशन जितनी भी दी हुई है ना सारी की सारी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है क्योंकि वो कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर ही क्या है 2 मार्कर और 5 मार्कर इसका नेचर है। तो यदि 2 मार्कर और 5 मार्कर नेचर है ना तो वो डेफिनेशन श्योर पूछ सकते हैं। तो एक्ट्स के अंदर जितनी भी डेफिनेशन है ना ज्यादा नहीं होगी, हर एक्ट के अंदर 10-15 डेफिनेशन होगी, उनको आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर आप 5 नंबर में क्या पूछ सकते हैं, अथॉरिटीज के पास पावर पूछ सकते हैं कि जैसे लैंड रेवेन्यू RRA है उसके पास क्या पावर होती है, इस एक्ट में तहसीलदार के पास क्या पावर है। तो उसके अंदर अंदर आप अलग अलग धाराएं देखोगे ना तो आपके ना तहसीलदार के पास ये पावर है भाई, SDM के पास ये है, DM के पास ये है, रेवेन्यू बोर्ड के पास ये पावर है, और इस आर्टिकल के अंदर ये पावर दी हुई है। जमीन हस्तांतरण करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं उनको आप देख सकते हो, कौन से आर्टिकल के अंदर है, मतलब कि एक ओवरव्यू हो ताकि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप उसमें से 2-3 नंबर लेके चले जाओ। और तो देखो लॉ का कोई एंड नहीं है, इतना बड़ा एक्ट है कुछ भी पूछ लेंगे, तो वो उसकी आप टेंशन मत करो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया इसमें, सारे मैंने आपको सोर्स बता दिए कि कौन सा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद किस तरीके से अप्रोच रखनी है। लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है तो जो लोग अभी आगे की तैयारी कर रहे हैं जैसे 2022 या 23 वाले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को पहले कर लें ताकि आपकी टेक्निकल लैंग्वेज पे धीरे धीरे कमांड ना डेवलप हो जाएगी। जो इस साल पेपर दे रहे हैं 2021 वाले वो इस पेपर को एक बार स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका ना मतलब कि बहुत कम ऐसा पार्ट है जो ना मतलब कि प्रीलिम्स के अंदर रिपीट हो रहा है। इसको फिर आगे जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर हो उसके बाद ना इसको स्टडी कर सकते हो और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सोर्सेज वगैरह मैंने बता दिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि भैया इस टॉपिक के बारे में ये डाउट चल रहा है या ये आपने कहाँ से किया, तो मैं उसको और डिटेल में उस टॉपिक को करूंगा। मैंने अभी ऊपर से मैंने आपको सारा इनका एक एक टॉपिक का मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।